देखो बच्चों, हम लोगों ने अब तक क्या, तो टॉपिक हमारा आज जो है वो है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम है। आज कैलकुलेटर होते नहीं, अभी कैलकुलेटर की प्रॉपर एक क्लास लूंगा जिसमें आपको कैलकुलेटर समझाऊंगा कैसे चलाते हैं। थ्योरम कहाँ काम आती है वो सुन लो। अगर आपके पास तीन फोर्सेस है, लामीज थ्योरम एप्लीकेशन समझ लेते हैं क्योंकि हम लोग करते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे आज बस, ठीक है। न्यूमेरिकल करने के लिए जीजीसी की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये सब 20 मार्क्स चैप्टर है आपका ये वाला। और 20 मार्क्स छोड़ो, फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक करना आपको लास्ट सेमेस्टर तक काम आएगा, तुम तक तो काम आता ही है। मतलब अगर आपको फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक करना नहीं आए, न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आए, तो आपके जो अगले सेमेस्टर बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे, एक तरफ से बर्बाद होंगे। हाँ, एमडी में भी है 6 सेमेस्टर के अंदर, वहां पर कंपोनेंट तो नहीं है ब्रेक करना, लेकिन भाई शियर स्ट्रेस फोर्स वो सब आ जाता है। तो लामीज थ्योरम एप्लीकेशन एंड न्यूमेरिकल, तो बेसिकली हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल कैसे करें। न्यूमेरिकल कैसे करें, तो इसका है क्यों करें। न्यूमेरिकल कैसे करें, तो न्यूमेरिकल इस चैप्टर में कौन कौन से बनते हैं पहले समझते हैं बच्चों। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल बनता है वो बनता है पैरेललोग्राम थ्योरम। देखो पैरेलल छोड़ो, सबसे पहले बनता है बच्चों कंपोनेंट ऑफ फोर्स के ऊपर। ये बताओ किसको कंपोनेंट ऑफ फोर्स ब्रेक करना नहीं आते, कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो चैप्टर सेकंड का नाम है लॉज ऑफ फोर्स। अच्छा, चैप्टर कौन सा कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर 2 है ना, लॉज ऑफ फोर्सेस, लॉज ऑफ फोर्स, फोर्स के नियम। तो पहला टाइप का जो न्यूमेरिकल बनता है टाइप 1, वो बनता है आपका कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस पे। आपको फोर्सेस दे रखी होंगी अलग अलग एंगल पे, आपको उनके कंपोनेंट ब्रेक करने हैं और उससे क्वेश्चन करने, एग्जांपल। तो टाइप 1 है आपका ये वाला। टाइप 2 जो न्यूमेरिकल बनते हैं बच्चों, वो अच्छे वाले बनते हैं, वो बनते हैं पैरेललोग्राम थ्योरम, ट्रायंगल लॉ। पॉलीगन लॉ पे न्यूमेरिकल नहीं है आपके सिलेबस में, तो कौन सा है आपका पैरेललोग्राम थ्योरम। अंडरस्टैंड करो, खाली लिख लेना बाद में, पैरेललोग्राम थ्योरम इस पे बनते हैं। ट्रायंगल लॉ एक्चुअली इसी में कवर हो जाता है, फॉर्मूला क्योंकि सेम होता है, या ट्रायंगल होता है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो इससे बनते हैं। अच्छा, इसका आपको फॉर्मूला आपको पता हो, कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं, ऐसे करके फोर्स आएगी, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे इस तरीके से, काम खत्म। इसके बाद पैरेललोग्राम थ्योरम, जो पैरेललोग्राम थ्योरम आती है, जो पैरेललोग्राम थ्योरम है, इसका फॉर्मूला पता होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है √ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, ये याद होगा। और tan अल्फा वाला फॉर्मूला आता है, दो फॉर्मूले आते हैं। तीसरे जो क्वेश्चन बनते हैं, तीसरे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, वो आपके बनते हैं बच्चों कौन से, उस पे वो बनते हैं आपके लामीज थ्योरम पे। लामीज थ्योरम एक्चुअली क्वेश्चन यही बनते हैं, ठीक है। तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। न्यूमेरिकल आएगा 100%, आएगा नहीं, आएगा ही आएगा, ठीक है। लामीज थ्योरम से कैसे बनते हैं, लामीज थ्योरम इससे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। अगर आपके पास 3 कंकरेंट फोर्सेज हैं, 3 ऐसे ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए फोर्स है आपकी F1, ये वाली फोर्स है आपकी F2, ये वाली फोर्स है आपकी F3। इस वीक में इसका आपको ऑलरेडी मिल जाएगा लेक्चर, डोंट वरी। तो ये आपका F1 F2 F3, और F1 के सामने जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, F2 के सामने जो एंगल बन रहा है वो बीटा बन रहा है, F3 के सामने जो एंगल बन रहा है गामा बन रहा है। दूसरी भाषा में समझो, F1 के अलावा जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल है अल्फा। F1 के अलावा जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल क्या है, अल्फा। F2 के अलावा जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल है बीटा। F3 के अलावा जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल है गामा। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। इनके कंपोनेंट ब्रेक कर लो, ऐसे बनाओ एक्सिस से, और उनके कंपोनेंट ब्रेक कर लो, उससे पड़ता है मुश्किल, ठीक है। और दूसरी भाषा में इसी को हम इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, OR और। यह है आपका F1, यह है आपका F2, यह है आपका F3, साइन लॉ से आता है ये। तो F1 के अलावा बाकी दोनों के बीच बनने वाला एंगल अल्फा, F2 के अलावा बाकी दोनों के बीच बनने वाला एंगल बीटा, F3 के अलावा बाकी दोनों के बीच बनने वाला एंगल गामा। हमने अपनी मर्जी से अल्फा बीटा गामा माने। तो यहां पर बताओ, यहां पर जो बनेगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, F1 अपॉन बाकी दोनों के बीच बनने वाला एंगल साइन के साथ, सेम यहां पर सेम यहां पर, प्लस बराबर इक्वल होगा F2 अपॉन बाकी दोनों के बीच बनने वाला एंगल यानी साइन बीटा, बराबर F3 अपॉन बाकी दोनों के बीच बनने वाला एंगल यानी साइन गामा।
तो यहां तक समझ आया, मामला नहीं आया? आ जाएगा। तो जब भी हमें लेमी थ्योरम, तो जब हमें लगेगा कि लेमी थ्योरम से इजी क्वेश्चन हो सकता है, हम प्रैक्टिस करेंगे तब बताता हूं मैं अभी आपको। अब इसके बाद हमें और क्या जानने की जरूरत है, नोट, इसके अलावा हमें यह जानने की जरूरत है कि न्यूमेरिकल करने के लिए हमें क्या समझना है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब कोई बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्सेस जीरो हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेट मी रिपीट अगेन, जब किसी बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो जाती है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसको इधर खींच रहा था, अब मैंने इसको ऐसे पकड़ा, मैं इधर खींचने लगा, तो इधर खींच रहा हूं, इधर खींच रहा हूं, तो नेट फोर्स क्या है इस पे? मान लो दोनों तरफ बराबर लगा रहा हूं, तो ये किस कंडीशन में आ गया? इक्विलिब्रियम, मतलब बैलेंस कंडीशन, ना वो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो न्यूमेरिकल करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं एक्स एक्सिस की फोर्सेस को देखूं तो मान लेते हैं इधर फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस में Fx1, इधर फोर्स लग रही है Fx2 एक ही बॉडी के ऊपर, इधर फोर्स लग रही है Fx3। तो बताओ किस कंडीशन में ये बैलेंस होगा, किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम आएगा? कॉमन सेंस, आराम से बताओ, समझ के बताओ। इधर फोर्स लग रही है, एक बॉडी है, एक बॉडी पे फोर्स लग रही है, एक बॉडी हमारे पास छोटी सी, बताया था फ्री बॉडी डायग्राम बताया था आप लोगों को। तो इधर फोर्स लग रही है, मतलब फ्री बॉडी का मतलब क्या, हम सिर्फ लगने वाली फोर्सेस को देख रहे हैं, बाकी को नहीं देख रहे। इधर लग रही है फोर्स Fx1, इधर Fx2, इधर लग रही है Fx3। किस कंडीशन में ये जो P वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा? सोच के बताओ आराम से, कॉमन सेंस से। किस कंडीशन में हमारा P वाला ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा? बिल्कुल, जितना ये इधर खींच रहा है उतने अगर इधर खींचने लगे, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जब मेरा Fx3 जो कि माइनस है, मान रहा हूं जानबूझ के, मैं क्यों मान रहा हूं माइनस में, इधर, चलो ऑल द बेस्ट। तो यहां पर इसकी डायरेक्शन क्या इधर है, तो इसलिए हमने भाई फोर्स में डायरेक्शन लेंगे ना तो माइनस लिखा। इसी किधर है? बराबर। तो अब देखो दो तरीके हैं, या तो आप माइनस लेके लिखो, या फिर एक तरीका है माइनस नहीं लगाओगे तो दोनों को बराबर कर दो। तो बराबर क्या हो जाएगा? Fx2 प्लस Fx1। अच्छा पता है, देखो मैं अगर बोलूं आपसे, जो चीज इस तरफ होती है वो माइनस होती है और जो इस तरफ होती है वो प्लस होती है, हाँ या ना? ये हमने माना है, ऐसा कोई रूल थोड़ी होता है। हमने माना है कि इधर माइनस उधर प्लस होता है। मैं पूछूं अगर मैं ऊपर की तरफ आ रहा हूं कौन सा एक्सिस है? Z होता है। कौन सा होता है? Z होता है, क्योंकि प्लेट में तो हम एक्स वाई ऐसे मान ली ना। कॉपी दो, इस कॉपी में ध्यान सुनना, मैं ऐसे बनाया, ये कौन सा है? Y एक्सिस। ये कौन सा है? तो ये x बना दिया, ये y बना दिया। इस कॉपी को ऐसे रख लिया मैंने। अब तो मैं ऊपर की तरफ आ रहा हूँ, Z होगा ना। जब किसी मशीन पे काम करोगे ना लाइफ में, तो मशीन का जो बेड होता है, बेड जिसमें मशीन पे रखते हैं, वो XY होता है। तो अगर आपने ड्रिल कर रहे हो और आपको प्रोग्रामिंग करनी है आपको, तो ये क्या हो गया? XY। अब ड्रिल को ऊपर लेके आओ तो किसमें कौन सा भरोगे? उसमें x भरोगे, भाई भरोगे, Z भरोगे? Z कि Z प्लस 3 ऊपर आ जाएगा, जो हमने CNC में पढ़ा था। आप पढ़ोगे 6th सेमेस्टर में सब्जेक्ट आएगा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, 5th सेमेस्टर में वहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, ऐसे करके प्रोग्रामिंग आती है प्रॉपर। तो अब इसका मतलब हमने माना ना कि x कौन सा है, y कौन सा, z कौन सा है। हम मान रहे इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। हमने मान लिया, मान लो इधर प्लस होता है, लो ये माइनस, हम मान सकते हैं ना। इट्स अवर अजम्पशंस। कार्टिजन कोऑर्डिनेट हमने बनाए ना, कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स किसी और थोड़ी बनाए हैं। ये लो, थैंक यू सो मच, मिटालने मिट जाएगा। तो हमने बोला इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। तो एक आपके पास तरीका नंबर एक तो ये है, एक मेथड तो ये है कि आपने इन दोनों फोर्स को बराबर लिख दिया, इक्विलिब्रियम आ गया। एक तरीका ये, इसको उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? Fx2 प्लस Fx1 माइनस Fx3। आपकी थ्योरी प्रूफ करने के लिए कि भैया ये दोनों प्लस में क्यों लिखे, क्योंकि इधर है, ये माइनस भी इधर है, और सबको जोड़ दूंगा तो जीरो आना चाहिए। अरे हाँ ना? इसका मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन x डायरेक्शन बिकम 0। नहीं समझ आई बात है? बट समेशन करना है डायरेक्शन के साथ। इसको माइनस क्यों लिया हमने? इधर था, इधर प्लस क्यों लिए? क्योंकि इधर थे। बात समझ आई? तो अगर आपने डायरेक्शन के साथ सारी फोर्सेस को सम कर दिया और उनका सम 0 आ गया, तो बॉडी किस में आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। बात समझ आती है कि नहीं आती?
हम सारे के सारे क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम कंडीशन में करेंगे, क्योंकि बॉडी अगर मूव कर गई तो बॉडी के अंदर एक पैरामीटर और आ जाएगा, उसका नाम होगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वो भी तो देखना पड़ेगा फिर। तो हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो स्टैटिक कंडीशन के करते हैं। कैसे कंडीशन के? मतलब बॉडी पे नेट फोर्स 0 है। अच्छा, सेम तरीके से सिमिलरली कर लें तो क्या हो जाएगा भैया, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन भी क्या आना चाहिए। अब मान लो बॉडी ऐसे तो नहीं मूव कर रही, बट ऐसे कर गई, तो वाई डायरेक्शन के 0 आना चाहिए। इसका मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन जेड डायरेक्शन इज आल्सो 0। अरे तीनों एक्स वाई जेड 0 हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मान लो मैं इस पे नेट फोर्स 0 हो गई, मान लेते हैं। एक बार बॉडी बनाता हूं यहां पर, एक कंडीशन और देखो जरा एक बार। देखो जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो बॉडी का मोशन नहीं होना चाहिए, इतनी तो समझ आ रही होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी का मोशन नहीं होना चाहिए। नाउ अभी हमने क्या किया, हमने इस पर एक फोर्स लगाई ऐसे इस तरफ ऊपर की तरफ 10 न्यूटन। कितनी लगाई? 10। बहुत बढ़िया। एक फोर्स मैंने यहां से लगा दी 10 न्यूटन। नेट फोर्स कितनी है? 0 हो गई ना? नहीं हुई 0, कैंसिल आउट हो गई। बॉडी कहां जाए, मूव करेगी नहीं करेगी? बॉडी मूव करेगी नहीं करेगी? दोबारा मैंने इस पे इधर फोर्स लगाई, इस पे इधर फोर्स लगाई, तो यहां इमेजिन करो यहां से एक फोर्स ऐसे लग रही है, यहां से ऐसे लग रही है, तो रोटेट कर गई। मतलब फोर्स का एक वो पैरामीटर आ गया इसकी वजह से बॉडी मूव कर जाती है। ये तो हमारा चैप्टर 3 है, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। 3rd चैप्टर का नाम क्या है हमारे? मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या है? कुछ नहीं, बॉडी का वो इफेक्ट जिससे वो रोटेट कर जाए। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? नहीं समझ आई? इसका मतलब है भैया, सीधी सीधी बात है, हमारे पास एक चीज और जीनो, समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट मतलब घूमना, ठीक है? अभी ये समझो, मूवमेंट मतलब घूमना बराबर क्या हो जाएगा? 0, खत्म। अगर ये सब 0 हैं, सारे फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में, सारे फोर्सेस वाई डायरेक्शन में, सारे फोर्सेस जेड डायरेक्शन में, कंप्लीट मूवमेंट 0 है, तो हमारी बॉडी किस में आएगी? और तब जाके हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन बने हुए आएंगे उसमें ये सारी कंडीशन ऑलरेडी अवेलेबल होंगी, क्योंकि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल स्टैटिक के डायनेमिक क्वेश्चन सिलेबस में नहीं तुम्हारे अभी। नहीं बात समझ आई? चाहे मूवमेंट के क्वेश्चन हो, चाहे फोर्स के क्वेश्चन हो, ठीक है, वो तभी सॉल्व होंगे जब बॉडी किसमें मानी जाएगी? लेकिन जब बॉडी मोशन में आएगी तो हमारा चैप्टर आएगा लॉज ऑफ मोशन। जहां बॉडी मोशन में होगी, बॉडी पे नेट फोर्स लग रही होगी, और वहां एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, सब कुछ डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? बात समझ आई? गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पर इतना समझ आने के बाद ये मैंने आपको बता दिया कि हमें 3 टाइप के टॉप फॉर्मूले बनेंगे हमारे, और इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो क्वेश्चन शुरू करें करना, ठीक है? तो लाओ एक बुक दे दो मेरे को, कोई सी भी। अब देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, मैं यहां लिखूंगा, आप लोग कॉपी में। क्या मैंने अभी तक आपको एक भी न्यूमेरिकल नहीं कराया? 2-3 कराए थे जो आपसे नहीं हुए थे, वही ठीक है। चलो बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 लॉज ऑफ मोशन की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। हमें ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 क्वेश्चन समझने हैं। ऑलमोस्ट जो टाइप मिलेगा आपको यही मिलेगा, मतलब क्वेश्चन का टाइप यही मिलेगा, ठीक है? आपको बता दूं मैं, ये हमारा पैरेललोग्राम थ्योरम पे है, ये पैरेललोग्राम थ्योरम पे है, ये पैरेललोग्राम थ्योरम पे है, ये वाला भी, ये वाला आपका कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस के ऊपर है, और ये आपका लेमिस थ्योरम पे है। तो इसमें सारे टाइप मैं कवर कर दूंगा आपके, और फिर भी कोई समझ नहीं आया तो आप अगली क्लास में मेरे से पूछ लेना। स्टार्ट कर। टेंट ऑफ 2 कंकरेंट फोर्सेस आर परपेंडिकुलर। ये क्या है? परपेंडिकुलर। आज समझ जाओगे आगे। परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। उसने बोला कि जो रिजल्टेंट है, ध्यान सुनना, जो रिजल्टेंट आ रहा है आर, वो आर जो है वो रिजल्टेंट ऑफ 2 कंकरेंट फोर्सेस। तो पहले काम करते हैं, पहले 2 कंकरेंट फोर्सेस बनाते हैं। जब भी कंकरेंट फोर्स बनाओ, तरीका ये होगा, एक ऐसे बना दो और एक ऐसे बना दो। जनरली ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, पहले सिंपली पहले ऐसे बनाना है। बच्चों जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा दोनों फोर्सेस के बीच में कहीं आएगा। इतनी बात क्लियर है? जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट क्या होता है? 2 फोर्सेस का या 2 वेक्टर्स का सम। जो इन दोनों का सम आएगा उसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। बात समझ आई? तो हमने 2 फोर्सेस बना दिए भैया, F1 और F2। अब क्वेश्चन ऐसे हमें पता है, हमेशा एक हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, उसके एंगल पे कुछ ना कुछ बना देते हैं। उसे बोला रिजल्टेंट ऑफ 2 कंकरेंट फोर्सेस। तो 2 कंकरेंट फोर्स आ गए, जो उनका रिजल्टेंट है, विच इज
फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। तो पहले मानना पड़ेगा स्मॉलर कौन सा है और आपका क्या बोलते हैं लार्जर कौन सा है। बताओ कौन सा माने, ये आपकी मर्जी से मान सकते हो, इसके लिए कोई ऐसा लॉजिक नहीं कि आप F1 को मानो कि F2 को मानो। आप स्मॉलर फोर्स जिसको मान सकते हो। ढंग से सुनना, मैं दो डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, फिर जिससे इजी लगेगा उससे करेंगे। हमने एक फोर्स मानी F2, एक फोर्स मानी हमने F1। हमने यहां पर सेम तरीके से हमने यहां मानी F2 और यहां मानी हमने F1। अब एक कंडीशन ले रहे हैं, देखो हम क्वेश्चन भले एक कर रहे हैं बट हम कवर सब कुछ कर रहे हैं समझने के लिए। तो हमने माना कि F1 जो है वो छोटा है किससे, F2 से, ये तो माना हमने। और यहां पर हमने क्या मान लिया, F1 बड़ा है F2 से। समझना खाली बस, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट आ रहा है वो परपेंडिकुलर है कौन सी वाली फोर्स से, छोटी फोर्स। छोटी फोर्स पहले वाले केस में क्या मानी, F1। तो भैया एक काम करेंगे, हमें तो हटानी पड़ेगी F2, क्योंकि F2 रिजल्टेंट तो परपेंडिकुलर आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, क्योंकि हमें डायग्राम को रीड्रॉ करना पड़ेगा ना, ये तो पहले से पता हो। तो हमने हटाया भाई, इसके परपेंडिकुलर लाइन खींची, ये देखो 90 बना रहा है। तो ये क्या है भैया, ये तो रिजल्टेंट होगा। तो इसका मतलब जो दूसरी फोर्स आएगी वो कहाँ आएगी, यहाँ कहीं आएगी, F2। तिवारी जी क्या हाल है, कुछ काम है? हाँ यार क्लास चल रही है, बाद में मिले। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू तिवारी जी बात मानने के लिए। आओ, इसकी फोटो लगी है बाहर, आओ। नहीं बच्चा अच्छा है पढ़ने में। तो आप ये डायग्राम बन गया, समझ आया? हमने किसको छोटा माना था, F1 को। अब हमें इस डायग्राम को सॉल्व करना पड़ेगा। एक तरीका और है, इसमें भी देख लेते हैं। अब कि हमने छोटा किसको मान लिया, F2 छोटा मान लिया। अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा भाई, ये हमारी रिजल्टेंट कैसा है, परपेंडिकुलर। तो रिजल्टेंट को पहले परपेंडिकुलर बनाओ, बना दिया, अरे बना दिया छोटी वाली फोर्स के। अब एक बात बताओ, रिजल्टेंट तो बीच में आएगा ना कहीं, तो F1 तो यहाँ कहीं होनी चाहिए। इसका मतलब एक बात बताओ, रिजल्टेंट का ही एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों फोर्सेस के बीच का तो 90 से ऊपर ही होगा ना। तो एक बताओ कौन सा डायग्राम आपके लिए इजी पड़ेगा, दूसरा वाला। इसलिए बुक ने दूसरा वाला बना के सॉल्व कर दिया। तो आपको डायग्राम सोचना पड़ेगा पहले। अब देखो हमने क्वेश्चन वाला कर लिया, ये क्वेश्चन तो टेंशन ही खत्म हो गई। हम क्या मानेंगे, इसलिए जर्नली जो फोर्स गिवन होना उसको हॉरिजॉन्टल मान लो, इजी पड़ता है। तो हमने मान लिया लेट F1 इज लेस देन F2। F1 क्या है, छोटी फोर्स है, तो जो छोटी फोर्स है उसे क्या मान लिया, हॉरिजॉन्टल। और रिजल्टेंट कैसा दे रखा भैया, उसके परपेंडिकुलर। और ये वाला कौन सी फोर्स मान ली हमने, F2। ये F2 हो गई हमारी। अब आगे क्या बोला उसने, द एंगल बिटवीन द फोर्सेज इज 120 डिग्री। होना भी चाहिए, जब क्वेश्चन बोल ही रहा है और हमें दिख भी रहा है यहाँ से 120 डिग्री है। तो अगर हम पहले ये डायग्राम बना रहे थे तो गलती था, इसका मतलब हमारा डायग्राम बनना ही ऐसे चाहिए था, या हमारा डायग्राम अगर ऐसे बनना चाहिए तो ऐसे बनाओ। और रिजल्टेंट कैसा आएगा, परपेंडिकुलर। लॉजिक समझ आ रहा है? क्वेश्चन कभी मुश्किल नहीं होते मैकेनिक्स के, लॉजिक समझ आना चाहिए। तो भैया ये थीटा आ गया, मतलब जो दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल होता है वो थीटा होता है। कितना आ गया, 120 डिग्री। जो दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल होता है उसे हम थीटा काउंट करते हैं अपने फॉर्मूले के हिसाब से। थीटा होता है, थीटा हमने माना है। अच्छा आगे बोल रहा है वो, फाइंड द इफ द बिगर फोर्स इज 60 न्यूटन। अब बताओ बिगर कौन सी वाली है, F2। तो यानी F2 की वैल्यू दे दी कितनी, 60 न्यूटन। तो फाइंड द स्मॉलर फोर्स, तो छोटी वाली फोर्स कितनी आएगी वो बताना। अरे हम F2 का आ रहा है तो हम लोग एक उल्टा कर लेते हैं। अरे वो बुक के अकॉर्डिंग होगा ना, हम इसे F1 कर लेते हैं भाई, सीधी सी बात है, हम अपने अकॉर्डिंग F1 कर। एक बात बताओ, हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। वो बुक ने उल्टा करा होगा, हमें तो बस बड़ी फोर्स का हमें छोटी स्मॉलर फोर्स निकालनी है। तो स्मॉलर फोर्स कितनी आएगी, 30 न्यूटन। अब बच्चों हम इसमें दे क्या रखा है बताओ। अब हम दिमाग लगाते हैं अपने आप। भैया हमें अगर दो फोर्सेस रिजल्टेंट दिया हो तो हमें पता है, दिमाग में आ गया पैरेललोग्राम थ्योरम। दो फोर्सेस दिए तो हमारा आ गया, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया भैया, R बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। बिल्कुल जो कर रहे हैं वो वाली भी। हाँ जब स्कूल चेंज होता है ना, स्कूल तो जो नए स्कूल में जाते हैं, तो जब प्राइवेट स्कूल में डालने क्या होता है, स्कूल हमारा 6 से 8 में किसी और स्कूल में डाल दिया तो हमें प्रेयर नहीं आती होती, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं।
बाकी बच्चे क्या है, वो प्रेयर गा रहे हैं, हम तो ये जनरली हमारे साथ होता रहता है। तो ऐसे कुछ लोग तो फॉर्मूला बता रहे हैं कुछ उनका इसी में निकल गया। एक बच्चे से पूछा गया 9 का पहाड़ा सुनाओ। बच्चा आया, कह रहा 9 एकम 9, 9 दुनिया 18, 9 तिया 9 चौक 9 पंजे 9 दाम 90। कह रहा रुक जा, वो ये क्या है? कह रहा जी बोल भूल गया, धुन पूरी याद है। धुन याद है ना? आओ तो धुन तो याद है ना, जिस तरीके से याद कर रहे थे, रटे थे। तो अगले पॉइंट पे आते हैं। अब एक बात बताओ, क्या हमें रिजल्टेंट पता है? आंसर इज नो। क्या हमें F1 पता है? आंसर है नो, ये तो निकाल नहीं है। क्या हमें F2 पता है? यस। अब हमारे पास कितने अननोन हो गए? इक्वेशन कितनी? एक। बच्चों अगर एक अननोन होता तभी एक इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या कहती है कि अगर एक आपके पास इक्वेशन है तो एक ही अननोन फाउंड कर सकते हो। अननोन 2 है, तो इसलिए लॉजिकली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आंसर इज नो। इतना सोचना पड़ता है एग्जाम में करने से पहले, इसलिए प्रैक्टिस होती है ताकि इतना सोचना ना पड़े। फॉर्मूला बनाना से पहले डायग्राम बनाना सीख लिया। अब हम फॉर्मूला, अच्छा दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है? दूसरा होता है tan अल्फा वाला। अरे 2 ही तो फॉर्मूले थे हमारे पास। गुड गुड गुड। तो tan अल्फा बराबर हुआ, अब अल्फा वाला कैसे करते हैं समझो। पहले साइन थीटा ऊपर लिखा, जुगाड़ अपॉन कॉस थीटा नीचे लिखा। क्यों लिखा? साइन कॉस ऊपर नीचे tan होता है, जुगाड़ है। हाँ इट्स AVR जुगाड़। हाँ कैसे लगाएंगे? आपके पास 2 अननोन हो गए ना, राल थोड़ी पता है कितना है। आप अगर लगा भी निकाल क्या लोगे उससे? तो हम दूसरा फॉर्मूला ट्राई करते हैं। अगर दूसरे फॉर्मूले से भी नहीं हुआ फिर देखेंगे क्या जुगाड़ बनाते हैं। फिर हम कुछ ट्रायंगल वैंगल बनाएंगे, यहाँ इसको लेंगे ऐसे करके, कुछ इसको ऐसे करके यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, फिर हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो पहले अपने फॉर्मूले ट्राई कर ले, फॉर्मूले से नहीं हुआ तो सोचेंगे। चलो तो साइन अपॉन कॉस, जुगाड़ देखो, साइन अपॉन कॉस tan होता है, इसलिए हमने साइन अपॉन कॉस रख दिया। दूसरा अल्फा कौन सा एंगल होता है जी? ये है ना अल्फा। अल्फा कितना है बताओ? अल्फा पता ना किसे कहते हैं? रिजल्टेंट। और जनरली हमने जो पूरा डेरिवेशन किया, हमारे डेरिवेशन के हिसाब से रिजल्टेंट और हॉरिजॉन्टल फोर्स के बीच का एंगल tan अल्फा होता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो अब अल्फा किसके साथ बन रहा है? F1 के साथ कि F2 के साथ? F1 के साथ। तो थीटा किसके साथ आएगा? दूसरी वाली के साथ। एग्जैक्टली बिल्कुल। और यहां पर भी क्या आएगा? F2। और F1 को इस बार एंगल नहीं मिलने वाला, क्योंकि F1 कौन सा एंगल खींच गया? हाँ वेरी गुड, शाबाश। किस लोगों को याद होगा? लास्ट टाइम सिंगल रह गया बेचारा। अगले बात पे आते हैं। तो अब इसको लगा के देख लेते हैं। अल्फा गिवन है, अरे गिवन है कितना? वेरी गुड। F2 गिवन है, बिल्कुल 60। F2 गिवन है, थीटा गिवन है, क्या चीज गिवन नहीं है? बस वही तो निकालना है। क्या इससे काम हो जाएगा? वेरी गुड, काम ही खत्म हो गया। लॉजिक समझ आया? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं अभी समझो, अभी सॉल्व तो कर लें दो, जब तक 30 न्यूटन नहीं आ जाएगा माने कैसा आंसर आ गया। चलो भैया अब हम रखेंगे tan 90 डिग्री। तो अच्छा एक बार लिख लो, यहाँ पर एक चीज तो लिख लूं। हाँ कौन सा? 120 में से अगर 90 घटा दोगे ना तो ये वाला एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आएगा, दूसरा अल्फा आएगा। फिर हम लोग क्या होगा? फिर जो हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। अभी बड़ी मुश्किल से हम लोग इस लायक पहुंचे। ऐसा गिवन डाटा क्या है? तो हमारे पास गिवन डाटा है F2 बराबर 60 न्यूटन, थीटा बराबर 120 डिग्री, अल्फा बराबर 90 डिग्री एंड F1 इक्वल टू अननोन। ठीक है, तो कोई बात नहीं। किसका फोन है? उठा ले, जरूरी है तो काट दे। फिर अब तो दोबारा बनेगी वीडियो, अब वीडियो दोबारा बनेगी। अगर कोई ज़रूरी ना हो तो फ्लाइट मोड पे कर ले। चल रही है ठीक, जल्दी उठा ले। तो देखना इंपॉर्टेंट क्या है। आगे बढ़े। तो ये डाटा आपको गिवन है और हमारे लिए सुटेबल क्या लगता है फॉर्मूला? tan अल्फा इज इक्वल टू, ये होगा आपका F2 cos साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। बात समझ आती है? फॉर्मूला पता हो जी क्यों बनाया ऐसा वाला। अब हम क्या करेंगे? tan अल्फा रखते हैं भैया। tan अल्फा कितना हो जाएगा? tan 90 बराबर F2 कितना है? 60 साइन 120। अब आपके पास कैलकुलेटर होगा तो इजी हो जाएगा, नहीं होगा तो देखना पड़ेगा भैया। इसका ये कितना हुआ? F1 कितना है?
निकालना है, प्लस F2 कितना है 60 और कॉस 120। 1090 जो होता है बच्चों इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट बराबर हो जाएगा 60 साइन 120 और डिवाइडेड बाई F1 प्लस 60 साइन 120, सॉरी कॉस आ जाएगा 120। अब इनफाइनाइट में क्या करेंगे, इनफाइनाइट में लिखेंगे 1/0 और 1/0 का आगे वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। तो कॉपी खोल के उतारो जरा ऐसे एक बार। आंटी दोनों पंखे बंद कर दीजिए बेटा, पॉज कर देना ऐसे एक बार दोनों। तो ध्यान रखना है इन्फिनिटी को 1/0 लिखना है खाली आगे, इन्फिनिटी इज 1/0 और कॉस 120 की वैल्यू -1/2 होती है। कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनों को डायरेक्ट कैलकुलेट करना आता है कॉस 120 -1/2? आता है? एक दो को आता है तो गड़बड़ है, सबको आना चाहिए। हाँ क्वाड्रेंट वाला बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। समझ आया फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया, लॉजिक के साथ प्रिपेयर, समझ आया? वो इंपॉर्टेंट लॉजिक आना, हो क्या रहा है बेसिकली इसमें। चलो तो यहां हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 खत्म हो गया। को सब लोग समझ लो। तो हमारा अब दोबारा देख लो, दोबारा देख लो, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन को दोबारा समझ लो। F2 दे रखा है, थीटा दे रखा है, अल्फा दे रखा है, F1 निकालना अकॉर्डिंग टू डायग्राम। डायग्राम समझ आ गया कैसे बनाया? गुड। tan अल्फा बराबर हो गया F2 साइन थीटा अपॉन F1 F2 कॉस थीटा। फॉर्मूला कैसा है वो मैंने बता दिया। 1090 होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है 1/0। दुनिया में कुछ भी बटे 0 करो तो इन्फिनिटी आता है। 2/0 इन्फिनिटी, ठीक। 10/0 वेरी गुड, शाबाश, मतलब समझने के लिए शाबाश, इन्फिनिटी, जिसकी कोई रेंज नहीं। तो अभी हम लोग ने क्या करा, इसलिए इस इन्फिनिटी को लिखा 1/0, ठीक है। 1/0 लिखने के बाद ये और ये, अब देखो सीधी सी बात है, इसकी हम वैल्यू क्यों पुट करें, क्योंकि तो 0 हो जाना है, तो साइन 120 वैल्यू पुट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हमने क्या किया, यहाँ 0 हो गया। अब ये वैल्यू इस तरफ आ गई और बराबर हो गया 0। यहां तक समझ आ गया? अब यहां से cos 120 कैसे निकालते हैं, -1/2 कैसा है एक बार देख भी लो, नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम क्या करेंगे, cos 120 डिग्री को हम रखेंगे cos 90 + 30। बात समझ आई? 90 अगर किसी में ऐड करते हैं, 90 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है। तो cos का फंक्शन चेंज होके हो जाएगा sin। 90 खत्म हो गया, फंक्शन चेंज होती है। अब बचा 30, यहाँ हो जाएगा 30। दूसरा, अब 90 + 30 है सेकंड क्वाड्रेंट, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, पता है ना सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नहीं cos माइनस होता है, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -sin 30। समझ आया माइनस क्यों आया? और -sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो हमारा इसलिए cos 120 किसके बराबर आ गया, -120 के बराबर आ गया। गुड। तो यहाँ क्या, F1 + 60 cos 20, F1 + 60 cos 20, तो cos 20 हो गया -1/2। 2 से काटा है 30 आ गया, 30 बचा माइनस का, तो F1 बराबर -30, उधर ले गए 30 न्यूटन, आंसर आ गया। अरे बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए, चलो। When added gave a resultant equal to either of force। क्वेश्चन कह रहा है, सॉल्यूशन देखो नंबर 2 का, अगर दो फोर्सेस हैं, मान लेते हैं F1 एंड F2, दो फोर्सेस हैं आपके F1 F2 इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब F1 F2 को अगर हम, जो उनका मैग्नीट्यूड है मान लेते हैं कितना है, F है। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब कितनी वैल्यू है, ये भी 10 न्यूटन का, वो भी 10 न्यूटन का। आगे बोला, अच्छा अगर दोनों को ऐड करते हैं तो दे गिव द रिजल्टेंट ऑफ इक्वल ऑफ आइदर फोर्स। अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो फोर्स के बराबर ही आएगा। अब ये फोर्स है, डायरेक्टली तो ऐड होंगी नहीं, याद आया? तो इसका हम लोग बोलेंगे, इसका एडिशन करेंगे तो एडिशन होगा पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू। तो एडिशन होकर रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा √of F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो उसने बोला दोनों के बीच जो एंगल है वो बताना है कितना होगा। आल्सो हमें, और ये तो गिवन है एक डाटा, और हमें क्या गिवन दूसरा डाटा,
हमें गिवन है कि रिजल्टेंट की वैल्यू भी कितनी है, एफ है, एफ है बराबर है ना, इक्वल टू आयदर किसी भी फोर्स के बराबर मान लो। अब दोनों फोर्स बराबर है, किसी के बराबर मानोगे तो एफ ही आएगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, अब यहां देखो ये हो जाएगा एफ बराबर, ये क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F1 का मतलब एफ स्क्वायर प्लस 2 और कॉस थीटा निकालना है हमें। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये मतलब पता है, एफ गिवन है भाई, इसको हम डाटा तो मानेंगे दिया हुआ, थीटा नहीं पता। अब स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर बराबर आ जाएगा एफ और एफ कितना हो गया, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। 2f स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 2f स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर निपट गया, 1/2 इस 2 को नीचे ले आया, इस 2 को नीचे ले आया, बराबर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। इस 1 को इधर ले आओ तो 1/2 माइनस 1 बराबर क्या रहा, कॉस थीटा। तो बताओ कितना बचा, -1/2 बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब आती है, एग्जैक्टली तो लिख दूंगा कॉस 120 डिग्री बराबर क्या आ गया, कॉस थीटा। तो थीटा बराबर कंपेयर करने पे क्या आ गया, 120 डिग्री। वही तुम्हारा आंसर है। क्यों, क्योंकि एक ही इक्वेशन से क्यों सॉल्व हो गया, एक ही वेरिएबल था, एक ही अननोन फैक्टर था। पॉज कर दे भाई, इसको लिख लो पूरा, दी। देखो वीडियो बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिजिकल क्लास तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगी, रिपीट कैसे करोगे, समझ नहीं आया तो इसलिए वीडियो मेरे को समझ आया कि बनाना ज़रूरी है। इसलिए मैंने 4th सेमेस्टर की सारी वीडियो बना रखी हैं। आप लोग आओगे तो 4th सेमेस्टर की वीडियो आपको मिल जाएंगी क्लास की, और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते समझ आ रहा होगा पहले से ही। नहीं 4th सेमेस्टर टाइम लगेगा, तुम्हें तो 1 साल लगेगा अभी, अभी 3rd सेमेस्टर भी करना है। 3rd में 2 ही टॉपिक टफ है तुम्हारे खाली सब्जेक्ट, एक मटेरियल साइंस, दूसरा थर्मल, बाकी सब आसान, बाकी सब में कोई समस्या नहीं। आओ आगे बढ़े भाई, ऑन कर दे, कर दिया, ठीक है। देखो भाई, द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस P1 एंड P2 इज P। तो दे रखा है आपकी फोर्स 1 कितनी दी है, P1। फोर्स सेकंड फोर्स कितनी दी है, P2। रिजल्टेंट कितना दिया है, P। ये तो दिया हुआ है हमें। आगे बोल रहा है, अच्छा इफ, ये केस 1 है आपका, केस 1। केस 2 क्या बोल रहा है भैया इसी के साथ, केस 2 बोल रहा है इफ P2 इज डबल्ड। P2 कितना कर दिया, डबल, 2P2 कर दिया उसे। द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P1। तो क्या होगा, हाँ, तो आपका इफ P2 जो है, P2 डैश मतलब नया वाला, ये क्या कर दिया, पुराने वाले का डबल कर दिया। तो तो हमारा जो अल्फा था वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अर्थात पहले ये ऐसे था, ये था P1 परपेंडिकुलर टू कहाँ लिखा है, P1, ठीक, P1 ये आपका P2। तो ये वाला एंगल कितना है, थीटा, और इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, R। उसने बोला अगर P2 को डबल कर दिया, ये कुछ ऐसे हो गया मामला, ये कुछ ऐसे हो गया, ये आपका P1, रिजल्टेंट कहाँ आ गया, ये आ गया P, और ये क्या हो गया, ये आपका P2, और P2 नहीं 2P2। उसने बोला कि 2 फोर्सेस P1 P2 का रिजल्टेंट कितना है, R, और R की वैल्यू कितनी है, P है। अगर कौन सी क्लास है, आज सैटरडे भाई, अरे 2 अंडर रूट ऑफ कितना, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, ये तो बनेगा, और तो कुछ बन ही नहीं रहा, हमें कुछ पता ही नहीं इसके अलावा। और ये भी कितना है, P है, तो बोल सकता हूं P स्क्वायर बराबर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। और कुछ पता है हमें, ना हमें अल्फा दिया ना कुछ दिया, हमें कुछ दिया ही नहीं इसके अलावा, क्या करें। उसने बोला ही नहीं कुछ भी, बोला P1 P2 का रिजल्टेंट P2 है। अगले केस में क्या बोल रहा है वो, कि अगर ये रिजल्टेंट तो P रहेगा, लेकिन ये है P1 स्क्वायर और ये क्या है 2P2 स्क्वायर इस बार, और प्लस डबल हो गया, यहां पर हो जाएगा 2P1
2p2, समझ आया? 2, ये तो 2 ऐसा वाला है, 2f1 f2 और कॉस थीटा। अरे समझ आया? लेकिन यहां पर एक बात और भी है बच्चों, साथ साथ और तो कुछ मिल ही नहीं रहा हमें इसके अलावा, इधर p स्क्वायर हो जाएगा और कुछ तो मिल ही नहीं रहा हमें। एक बात मिल रही है, पता है क्या? tan अल्फा दे रखा है हमें। tan अल्फा बराबर क्या होगा, वहां से पढ़ो, ये आपका थीटा और ये क्या है अल्फा। अल्फा कितना 90, उसमें परपेंडिकुलर 90 हो गया। अभी ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, तो ये दिमाग लाना पड़ेगा आपको नए क्वेश्चन में किस तरीके से उसे करना है। अब यहां पर क्या होगा, अल्फा किसके साथ जाएगा, p1 के साथ गया हुआ है, तो थीटा किसके साथ जाएगा, p2 के साथ, तो 2p2 कॉस सही साइन थीटा डिवाइडेड बाई p1 अकेला प्लस 2p2 कॉस थीटा। ठीक है, बात समझ आई? अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। 10 ये कितना है बताओ, 90, तो 1/0 लिखूं डायरेक्टली, बट 10 90 है ना अल्फा, वेरी गुड, 1/0 सॉरी, बराबर क्या हो जाएगा ये 2p2 और साइन थीटा बराबर। वैसे मजा तब है, इसको ऊपर खुद ट्राई करना, मैं तो कर ही दूंगा, मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया अभी तुम्हें। यहां से ऐसे करके आ जाएंगे, तो यहां पर एक क्वेश्चन मिलेगी आपको, ये क्या, p1 प्लस 2p2 कॉस थीटा बराबर 0। और यहां पर अल्फा ही नहीं हमारा कुछ, यहां से हमें किसकी वैल्यू मिली, p स्क्वायर की। क्या ये p स्क्वायर इसके बराबर रख सकता हूं? अरे क्यों रख सकता है यार, अरे ये p स्क्वायर, अरे मैग्नीट्यूड का उसने अमाउंट थोड़ी, उसने ये बोला कि मैग्नीट्यूड बदल गया p का, नहीं ना, तो ये वाला इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। अगर मैंने इसको रख दिया p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 कॉस थीटा बराबर किसके आ गया, p1 स्क्वायर प्लस 2p2 स्क्वायर प्लस 4p1 p2 कॉस थीटा। अरे बात समझ आई? अब थीटा दोनों केस में क्या है, सेम है कि अलग है? क्या थीटा अगर हमें कुछ वैल्यू दी है, नहीं दी, क्या करें? ऐसे क्वेश्चन जब हमारे एग्जाम में, जब पैसे तो आपको अलग टाइप का आएगा, जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते तो फंसता है मामला। तो मैंने आपको भी हिंट ये दिया कि आप एक इक्वेशन आपके पास ये मिली, एक इक्वेशन आपको ये मिली, और आपको प्रूफ करना है कि P1 जो है वो किसके बराबर है, P के। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो मैं सॉल्व कराऊंगा। इतना हिंट नोट कर लो, क्योंकि समझाना पड़ेगा आपको ये, वरना कंफ्यूजन होगा तुम क्या हुआ। तो एक इक्वेशन इससे, एक इक्वेशन इससे, यहां पर हमने इक्वेशन कर दी है खत्म। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कराऊंगा। क्वेश्चन याद रखना, अगली बार करते हैं। आंसर है इसका, हाँ ठीक है भाई, पॉज कर दियो।